हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सम्राट एजुकेशन। दोस्तों, आज की इस वीडियो में आप लोगों को मैं प्लांट ब्रीडिंग का 2 से 3 टॉपिक बताऊंगा, जो कि आपकी इसी वीडियो से क्लियर हो जाएगा। जिसमें मैं आप लोगों को बताऊंगा प्लांट क्वारंटाइन के बारे में, प्लांट इंट्रोडक्शन के बारे में, डोमेस्टिकेशन के बारे में, प्राइमरी इंट्रोडक्शन, सेकेंडरी इंट्रोडक्शन, एक्लीमेटाइजेशन के बारे में और मेल स्टेरिलिटी के बारे में। इन सभी के बारे में आप लोगों को इसी वीडियो में समझ में आ जाएगा कि क्या होता है, कैसे होता है और कब होता है। तो आप लोगों को यदि इसका पीडीएफ चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक और व्हाट्सएप नंबर दिया गया है, मैसेज करके आप लोग इसका पीडीएफ ले सकते हैं। और वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले है पादप क्वारंटाइन। प्लांट क्वारंटाइन क्या होता है? तो पादप क्वारंटाइन को कहते हैं पादप संगरोध। तो पादप संगरोध एक तकनीक होती है जिसके द्वारा रोग रहित एवं कीट रहित पादप तैयार किए जाते हैं। प्लांट क्वारंटाइन एक तकनीकी है जिसके द्वारा रोग रहित एवं कीट रहित पौधे तैयार किए जाते हैं। मतलब प्लांट क्वारंटाइन से ऐसे पौधे तैयार किए जाते हैं जिनमें रोग नहीं लगता, जिनमें रोग नहीं होता है। उसके बाद हम लोग देखेंगे अब डोमेस्टिकेशन क्या होता है। डोमेस्टिकेशन को हिंदी में कहते हैं पालतू बनाना। किसी भी चीज को पालतू बनाने की क्रिया को ही डोमेस्टिकेशन कहते हैं। तो किसी पादप जाति को उसके जंगली वातावरण से निकालकर ग्रामीण वातावरण में मानव की देखरेख में उगाने की प्रक्रिया को डोमेस्टिकेशन कहते हैं। किसी पादप जाति को उसके जंगली वातावरण से निकालकर ग्रामीण वातावरण में मानव की देखरेख में उगाने की प्रक्रिया को डोमेस्टिकेशन कहते हैं। फिर समझिएगा दोस्तों, जैसे कोई पादप है वो जंगली पादप है। जैसे दोस्तों हमने मान लिया कि जो हमारा गेहूं है वह जंगली पादप है। मानने के लिए मैं बोल रहा हूँ, ये जंगली पादप, इसे दोस्तों जंगल से निकाल कर लेकर आएंगे इसी बीज को और अपने खेतों में मानव की देख रेख में बोएंगे। इसी प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? डोमेस्टिकेशन कहा जाता है। तो उम्मीद करते हैं आप लोग डोमेस्टिकेशन समझ गए होंगे। अब देखते हैं प्लांट इंट्रोडक्शन क्या होता है। प्लांट इंट्रोडक्शन को हिंदी में कहते हैं पादप पूर्व स्थापन। बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों, 100% आप लोग एग्जाम जो होने वाला है उसमें पूछा जाएगा। तो प्लांट इंट्रोडक्शन क्या होता है? जब किसी पादप किस्म को उसके पुराने भौगोलिक क्षेत्र से निकालकर नए भौगोलिक क्षेत्र में उगाया जाता हो जहाँ की पहले वह कभी नहीं उगाया गया हो, उसे ही प्लांट इंट्रोडक्शन कहते हैं। जैसे दोस्तों आपके गांव में कोई चीज़ है दोस्तों, जैसे मान लीजिए पालक है, जैसे गेहूँ, मान लीजिए गेहूँ आपके क्षेत्र में उगाई जा रही है। आपके बगल वाले क्षेत्र में दूसरे प्रजाति की गेहूँ उगाई जा रही है। तो आप लोग अपना गेहूँ वहाँ पे लेकर जाएंगे या तो उसका गेहूँ यहाँ पर लेकर आएंगे। तो उसी को दोस्तों क्या कहा जाता है? प्लांट इंट्रोडक्शन कहा जाता है। तो आप लोग समझ सकते हैं कि जब किसी पादप किस्म को, जैसे दोस्तों आपने अपना पादप किस्म उसके पास लेकर गया, आपका ये पुराना भौगोलिक क्षेत्र है, इसको नए भौगोलिक क्षेत्र मिल गया, तो इसी को कहा जाता है जहाँ वह पहले कभी नहीं उगाया गया हो। तो देखिएगा, जब किसी पादप किस्म को उसके पुराने भौगोलिक क्षेत्र से निकाल कर या लाकर किसी नए भौगोलिक क्षेत्र में पहली बार उगाया जाता है, तो इसे प्लांट इंट्रोडक्शन कहते हैं। जैसे दोस्तों गेहूं की कोई प्रजाति हो गई, हमारे इंडिया में वो प्रजाति नहीं कभी उगाई गई है और दूसरे देश में उगाई गई है, तो उस दूसरे देश से लाकर, जैसे मान लीजिए अमेरिका में उगाई गई है, तो अमेरिका से ला के हम उसे भारत में उगाएंगे और पहली बार उगाएंगे, तो उसी को प्लांट इंट्रोडक्शन कहा जाता है। तो जब किसी पादप किस्म को उसके पुराने भौगोलिक क्षेत्र में से निकाल कर किसी नए भौगोलिक क्षेत्र में पहली बार उगाया जाता है, तो उसे प्लांट इंट्रोडक्शन कहा जाता है। प्लांट इंट्रोडक्शन 2 प्रकार का होता है। पहला होता है प्राइमरी प्लांट इंट्रोडक्शन, दूसरा होता है सेकेंडरी प्लांट इंट्रोडक्शन। तो मैं आप लोग पहले बता देता हूँ कि प्राइमरी प्लांट इंट्रोडक्शन क्या होता है। जैसे दोस्तों प्राइमरी प्लांट इंट्रोडक्शन में होता है कि जब किसी पादप किस्म को उसके भौगोलिक क्षेत्र में से निकाल कर नए नए भौगोलिक क्षेत्र में बिना कुछ परिवर्तन किए, यदि दोस्तों उस किस्म में बिना कुछ परिवर्तन किए किसानों को वितरित कर दिया जाएगा, तो उसे प्राइमरी प्लांट इंट्रोडक्शन कहा जाता है। और यदि उस किस्म में सिलेक्शन करके यहाँ की जो प्रजाति है उसे क्रॉस करा के किसानों को वितरित किया जाएगा, तो उसे सेकेंडरी इंट्रोडक्शन कहते हैं। अब देखते हैं क्या होता है। तो जो प्लांट इंट्रोडक्शन होता है 2 प्रकार का होता है। पहला होता है दोस्तों प्राइमरी इंट्रोडक्शन और दूसरा होता है सेकेंडरी इंट्रोडक्शन। प्राइमरी इंट्रोडक्शन क्या होता है? जब पूरा स्थापित किया गया किस्म नए भौगोलिक क्षेत्र के वातावरण में अनुकूलित होता है,
तो इसमें बिना कोई परिवर्तन किए किसानों को वितरित कर दिया जाता है, तो इसी प्रक्रिया को प्राइमरी प्लांट इंट्रोडक्शन कहा जाता है। दोस्तों जब पूरा स्थापित किस्म जब कोई किस्म दोस्तों उसे पूरा स्थापित किया गया है, उस किस्म को नए भौगोलिक क्षेत्र में उगाया जा रहा है, तो दोस्तों वहाँ की जो वातावरण है वो उसके अनुकूल है, तो दोस्तों उसमें बिना कुछ परिवर्तन किए ही किसानों को वितरित कर दिया जाता है, तो इसी प्रक्रिया को प्राइमरी प्लांट इंट्रोडक्शन कहा जाता है। जैसे दोस्तों हमने अमेरिका से कोई दोस्तों बीज लेकर आए, जैसे हमने गेहूं की अमेरिका से कोई एक प्रजाति लेकर आई, इंडिया में दोस्तों प्रजाति कभी नहीं उगाई गई है। इस प्रजाति को हम लोगों ने वहाँ से लाया और यहाँ की जो जलवायु है वह इसके अनुकूल है। जैसे यहाँ की जलवायु थी, जैसी इसकी जलवायु चाहिए वह इसके अनुकूल है, तो इसमें बिना कुछ परिवर्तन किए ही किसानों को वितरित कर दिया जाएगा, तो इसी को कहा जाता है प्राइमरी प्लांट इंट्रोडक्शन। अब देखते हैं सेकेंडरी प्लांट इंट्रोडक्शन क्या होता है। उम्मीद करते हैं आप लोग समझ गए होंगे। जब पूरा स्थापित किस्म को नए भौगोलिक क्षेत्र के वातावरण में अनुकूलित नहीं पाया जाता है, तो इसमें सिलेक्शन करके उसके स्थानीय किस्म से संकरण कराते हैं। तो उसके स्थानीय किस्म से संकरण कराने के बाद किसानों को वितरित किया जाता है, तो इसी प्रक्रिया को सेकेंडरी प्लांट इंट्रोडक्शन कहा जाता है। दोस्तों जब पूरा स्थापित किस्म को नए भौगोलिक क्षेत्र के वातावरण में अनुकूलित पाया जाता है, तो इसमें बिना कुछ परिवर्तन किए किसानों को वितरित कर दिया जाता है, तो उसे प्राइमरी इंट्रोडक्शन कहते हैं। जब पूरा स्थापित किस्म नए भौगोलिक क्षेत्र के वातावरण में अनुकूलित नहीं होता है, तो इसमें सिलेक्शन करके उसकी स्थानीय किस्म से क्रॉस करके इसी किसानों को वितरित किया जाता है, तो इसे सेकेंडरी इंट्रोडक्शन कहा जाता है। जैसे दोस्तों हमने कोई अमेरिका से बीज लेकर आया गेहूं का और हमारे इंडिया में लाके इसे उगाना है, तो लेकिन दोस्तों इस जो किस्म है इसके लिए यहाँ की जलवायु है इसके अनुकूल नहीं है, तो क्या करेंगे, अनुकूल नहीं तो इसी किस्म में से दोस्तों सिलेक्शन करेंगे। सिलेक्शन भी आप लोगों को मैंने बता दिया सिलेक्शन क्या होता है, तो इसमें से सिलेक्शन करेंगे। सिलेक्शन करने के बाद यहाँ का दोस्तों जो स्थानीय किस्म रहेगा गेहूं का, जहाँ जो यहाँ पर जिसकी बुआई होती है उस किस्म से इसका क्रॉस कराएंगे। इसका क्रॉस कराने के बाद जो किस्म प्राप्त होगी उसे किसानों को वितरित करेंगे, तो इसी प्रक्रिया को सेकेंडरी प्लांट इंट्रोडक्शन कहा जाता है। तो दोस्तों प्लांट इंट्रोडक्शन खत्म हो गया, डोमेस्टिकेशन खत्म हो गया, प्लांट क्वारंटाइन खत्म हो गया। एक बार मैं फिर से आप लोगों को तीनों बता देता हूँ। तो प्लांट क्वारंटाइन क्या होता है? प्लांट क्वारंटाइन एक तकनीकी होती है जिसके द्वारा रोग रहित एवं कीट रहित पादप तैयार किए जाते हैं। डोमेस्टिकेशन क्या होता है? किसी पादप जाति को उसके जंगली वातावरण से निकालकर ग्रामीण वातावरण में मानव की देखरेख में उगाने की प्रक्रिया को डोमेस्टिकेशन कहते हैं। प्लांट इंट्रोडक्शन क्या होता है? जब किसी पादप किस्म को उसके पुराने भौगोलिक क्षेत्र में से लाकर किसी नए भौगोलिक क्षेत्र में पहली बार उगाया जाता हो, तो इस प्रक्रिया को प्लांट इंट्रोडक्शन कहते हैं। प्लांट इंट्रोडक्शन दो प्रकार का होता है। पहला होता है प्राइमरी प्लांट इंट्रोडक्शन, दूसरा होता है सेकेंडरी प्लांट इंट्रोडक्शन। तो प्राइमरी प्लांट इंट्रोडक्शन क्या होता है? जब पूरा स्थापित किया गया किस्म नए भौगोलिक क्षेत्र के वातावरण में अनुकूलित होता है, तो इसमें बिना कोई परिवर्तन किए किसानों को वितरित कर दिया जाता है, तो इसी प्रक्रिया को प्राइमरी इंट्रोडक्शन कहा जाता है। और सेकेंडरी प्लांट इंट्रोडक्शन क्या होता है? जब पूरा स्थापित किए गए किस्म को नए भौगोलिक क्षेत्र के वातावरण में अनुकूलित नहीं पाया जाता है, तो इसमें सिलेक्शन करके उसके स्थानीय किस्म से क्रॉस करके जो किस्म प्राप्त होती है उसे किसानों को वितरित किया जाता है, तो इसी प्रक्रिया को सेकेंडरी प्लांट इंट्रोडक्शन कहा जाता है। अब दोस्तों हम लोग देखेंगे एक्लीमेटाइजेशन, अनुकूलन जिसे कहते हैं। अनुकूलन क्या होता है? एक्लीमेटाइजेशन दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक मैं आप लोगों को सब बता रहा हूँ। तो जब पूरा स्थापित किस्मों को कई पीढ़ियों तक बार बार नए वातावरण में उगाने पर उनके कार्य में वृद्धि हो जाती है, तो इसी प्रक्रिया को एक्लीमेटाइजेशन कहते हैं। जैसे दोस्तों कोई किस्म है उसे पूरा स्थापित किया गया है, उस किस्म को कई पीढ़ी तक बार बार नए वातावरण में नए क्षेत्र में उगाया जा रहा है, तो क्या होगा, उसके कार्य में वृद्धि हो जाएगी। तो इसी जो वृद्धि होगी इसी प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? एक्लीमेटाइजेशन कहा जाता है। तो देखते हैं, अनुकूलन एक प्राकृतिक वर्ण की प्रक्रिया है। वर्ण को दोस्तों सिलेक्शन कहते हैं। तो अनुकूलन एक प्राकृतिक सिलेक्शन की प्रक्रिया है। अनुकूलन के लिए पूरा स्थापित किस्म में आनुवांशिक विविधता का उपस्थित होना अनिवार्य है।
अनुकूलन के लिए पुनर्स्थापित किस्म में आनुवांशिक विविधता का उपस्थित होना अनिवार्य है। आगे है, अनुकूलित जीन प्रारूप अधिक बीज उत्पन्न करते हैं। पीढ़ी दर पीढ़ी इन प्रारूपों का अनुपात बढ़ता है। कई पीढ़ियों के पश्चात केवल अनुकूलित जीन प्रारूप बचे रह जाते हैं। तो दोस्तों इसी प्रक्रिया को एक्लीमेटाइजेशन कहा जाता है। फिर सुन लीजिएगा, एक्लीमेटाइजेशन क्या होता है? जब पूरा स्थापित किस्म को कई पीढ़ियों तक बार बार नए वातावरण में उगाने पर उसके कार्य में वृद्धि हो जाती है, तो इसी प्रक्रिया को एक्लीमेटाइजेशन कहा जाता है। जैसे आप लोग बता देता हूँ, जैसे दोस्तों कोई किस्म है, हमने अमेरिका से लाया है उसको दोस्तों यहाँ पे उगाया, तो यह दोस्तों यहाँ की जलवायु इसके अनुकूल है। यहाँ पर दोस्तों हमने उसको उगाया, उसके बाद इसी किस्म को कहीं दूसरे जलवायु में उगाया, कहीं अलग क्लाइमेट में उगाया, तो दोस्तों यही अगर हम प्रक्रिया बार बार करेंगे, बार बार नए नए वातावरण में उसको उगाएंगे, तो उसके कार्य में जो होगी दोस्तों वृद्धि हो जाएगी। जैसे दोस्तों 5 कुंटल उपज देता था तो 6 कुंटल उपज देने लगेगा, तो उसके कार्य में वृद्धि हो जाएगी। तो इसी प्रक्रिया को एक्लीमेटाइजेशन कहा जाता है। उम्मीद करते हैं दोस्तों मैंने अभी तक जितना बताया समझ में आ गया होगा। अब आगे देखते हैं हम लोग मेल स्टेरिलिटी क्या होता है, नर बंध्यता क्या होता है। दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट, हर बार एग्जाम में पूछता है। जब किसी पौधे के परागकण निर्जीव व निष्क्रिय होते हैं तथा मादा युग्मक सजीव व सक्रिय हो जाते हैं, तो इसे नर बंध्यता कहते हैं। जब किसी पौधे के परागकण निर्जीव हो जाएंगे या निष्क्रिय हो जाएंगे, तो उसके मादा युग्मक सजीव व सक्रिय हो जाएंगे, तो इसी प्रक्रिया को मेल स्टेरिलिटी कहते हैं। ऐसा बहुत कम होता है, और होता भी है तो दोस्तों उत्परिवर्तन के कारण होता है। तो उम्मीद करते हैं आप लोग मेल स्टेरिलिटी क्या होता है समझ गए होंगे। तो मेल स्टेरिलिटी क्या होता है? जब किसी पौधे के परागकण निर्जीव व निष्क्रिय होते हैं तथा मादा युग्मक सजीव व सक्रिय होते हैं, तो इसी प्रक्रिया को नर बंध्यता कहते हैं। ऐसा बहुत कम होता है, और जब होता है तो उत्परिवर्तन के कारण ऐसा होता है। तो हो गया नर बंध्यता। नर बंध्यता 3 प्रकार की होती है। पहला होता है जेनेटिक मेल स्टेरिलिटी, दूसरा होता है साइटोप्लाज्मिक मेल स्टेरिलिटी, और तीसरा होता है साइटोप्लाज्मिक जेनेटिक मेल स्टेरिलिटी। तो देखेंगे जेनेटिक मेल स्टेरिलिटी क्या होता है सबसे पहले, फिर उसके बाद तीनों को देखेंगे बारी बारी से। तो देखते हैं जेनेटिक मेल स्टेरिलिटी क्या होता है। आनुवांशिक नर बंध्यता जिसे कहते हैं। जब केंद्रक में उपस्थित एक अप्रभावी जीन के द्वारा नर बंध्यता का नियंत्रण होता है, तो इसे आनुवांशिक नर बंध्यता कहते हैं। शॉर्ट नेम दोस्तों GMS कहते हैं, जेनेटिक मेल स्टेरिलिटी। तो जेनेटिक मेल स्टेरिलिटी क्या होता है? जब केंद्रक में उपस्थित एक अप्रभावी जीन के द्वारा नर बंध्यता का नियंत्रण होता है, तो इसे आनुवांशिक नर बंध्यता कहते हैं। अब देखते हैं दोस्तों साइटोप्लाज्मिक मेल स्टेरिलिटी क्या होता है। जब कोशिका द्रव्य के द्वारा नर बंध्यता का नियंत्रण होता है, तो इसे कोशिका द्रव्यी नर बंध्यता कहते हैं। जब कोशिका द्रव्य के द्वारा नर बंध्यता का नियंत्रण होता है, तो इसे कोशिका द्रव्यी नर बंध्यता कहते हैं। जब निषेचन होता है तो नर जनन से केवल केंद्रक आता है, और मादा जनक से केंद्रक व कोशिका द्रव्य दोनों आते हैं। इसलिए जब नर बंध्य मादा जनक का नर जनन से क्रॉस कराया जाता है, तो प्राप्त होने वाले संकर बीजों से उत्पन्न होने वाले सभी पौधे नर बंध्य होते हैं। तो ये हो गया दोस्तों साइटोप्लाज्मिक मेल स्टेरिलिटी, जिसका शॉर्ट नेम होता है CMS। आगे देखते हैं साइटोप्लाज्मिक जेनेटिक मेल स्टेरिलिटी। तो साइटोप्लाज्मिक जेनेटिक मेल स्टेरिलिटी क्या होता है? जब केंद्रक तथा कोशिका द्रव्य दोनों के द्वारा नर बंध्यता का नियंत्रण होता है, तो इसे कोशिका द्रव्यी आनुवांशिक नर बंध्यता CGMS कहते हैं। जब केंद्रक तथा कोशिका द्रव्य दोनों के द्वारा नर बंध्यता का नियंत्रण होता है, तो इसे कोशिका द्रव्यी आनुवांशिक नर बंध्यता कहते हैं। कोशिका द्रव्य मुख्य नियंत्रक होता है। केंद्रक में उपस्थित प्रभावी जीन को पुनः स्थापक जीन कहते हैं, जो कोशिका द्रव्य के नर बंध्य प्रभाव को रोककर नर उर्वरता को पुनः स्थापित करने का कार्य करता है। इसे कैपिटल R से प्रदर्शित करते हैं, और स्मॉल r निष्क्रिय जीन होता है। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं आप लोगों को मैंने जितना बताया समझ में आ गया होगा। एक बार मेल स्टेरिलिटी फिर से बता देता हूँ। जब किसी पौधे के परागकण निर्जीव व निष्क्रिय होते हैं तथा मादा युग्मक सजीव व सक्रिय हो जाते हैं, तो इसी प्रक्रिया को नर बंध्यता कहते हैं। ऐसा बहुत कम होता है, और जब होता है तो उत्परिवर्तन के कारण ऐसा
होता है। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं मैंने आप लोगों को जितना भी बताया समझ में आया होगा। यदि वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और शेयर भी ज़रूर कर दीजिएगा। और यदि आप लोगों को इसका पीडीएफ चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक और व्हाट्सएप नंबर दिया गया है, मैसेज करके आप लोग इसका पीडीएफ भी ले सकते हैं। धन्यवाद। जय हिंद।